मैं तुम लोगों की खामोशी और गुमशुदगी से फिक्रमंद हूं। ओवर। बोलने वाले की आवाज से झल्लाहट और तशवीश मुतरश्शित थी और मोतीलाल के सिवा और कोई नहीं था। इसे बंद कर दो, वो बार बार यही भौंक रहा है। सुल्तान शाह गजाला का लाया हुआ स्कॉच का गिलास खाली करके बोला, ये आला अव्वल खान के आदमियों की गद्दारी का खुला सबूत है। अब STF वालों पर भी आंखें बंद करके एतमाद नहीं किया जा सकता। मेरे सितारे यावर थे कि मैं बच निकला, वरना सुबह मेरी लाश किसी वीराने से दस्तयाब होती। अव्वल खान भी पहुंचने वाला है। मैंने उसके करीब बैठकर कहा, तुम अपनी कहानी शुरू करो, इसे हम ब्रीफ कर देंगे। हम लोग तुम्हारी तरफ से गाफिल नहीं थे। मास्टर के नाम से अल्फा पार्टी को पुकारने वाला हमारी नजरों में आ चुका है। हम जल्द ही उसे जहन्नुम वासिल कर देंगे। लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ कि STF वाले गद्दारी पर उतर आए हूं? वो बात उसे मुसलसल सता रही थी। ये पुराना किस्सा था। स्पेशल टास्क फोर्स के जिम्मेदारों को पहले ही इस तरफ ध्यान देना चाहिए था, लेकिन वो अल्बर्टो के खात्मे के बाद मुतमईन होकर बैठ गए। उसने अपनी मजमूम मकासद हासिल करने के लिए फोर्स में अपनी पसंद के आदमी भी रख लिए थे। हाल ही में अव्वल खान इस तरह मुतवज्जा हुआ था और तुम्हें ले जाने वाले दोनों आदमी जेरे निगरानी थे। बस बदकिस्मती ये हुई कि उनका पीछा करने वाले की मोटरसाइकिल का टायर पंक्चर हो गया और उन्हें साफ निकल जाने का खुला मौका मिल गया। मैंने उसे पूरी तरह मुतमईन करने की कोशिश करते हुए कहा। इस दौरान में गजाला नेल पॉलिश रिमूवर की शीशी, जख्म साफ करने वाला बंडल और कोई टेंक्चर ले आई थी और उसने सुल्तान शाह के चेहरे की कराशों को आहिस्ता आहिस्ता साफ करना शुरू कर दिया था। इसी मोहब्बत और देखभाल ने मुझे तुम सबका बेदाम गुलाम बनाया हुआ है। जख्मों पर स्पर्ट लगते ही चंद सिस्कारियां लेने के बाद सुल्तान शाह अचानक जज्बाती हो गया। रफ्ता रफ्ता मैं अपने रिश्तेदारों और गांव वालों को भुला बैठा हूं, जैसे मेरा इनसे कोई रिश्ता ही नहीं हो। होश में रहकर बात करो। नादानिस्तगी में तुम वीरा की भी गलती का एतराफ कर रहे हो। गजाला ने उसे खबरदार किया। मैं तुम्हारी कहानी का मुंतजिर हूं। मैंने दखल अंदाज होकर वो बात वहीं खत्म कर दी। फोन पर गजाला ने अजनबी शख्स से मफरूजा पैगाम सुनने के बाद सुल्तान शाह को मुतल्ला किया तो उसे भी शुबा था, लेकिन वो महज शुबात की बिना पर मेरे पैगाम को नजरअंदाज ना कर सकी। किसी इम्कानी खतरे के सद्बाब के लिए वो STF वालों के पास जा पहुंचा। वो दोनों सफेद करोला में गली में मौजूद थे। शायद उन्हें पहले से इसी के बारे में आगाह कर दिया गया था। सुल्तान शाह खुद उनके पास ना पहुंचता तो इसका पीछा करके इसे घेरने की कोशिश करते। सुल्तान शाह की पूरी बात सुनने के बाद उन दोनों ने उसे अपने साथ लसबेला ले जाने की पेशकश की। सुल्तान शाह को ख्याल आया था कि वो तीनों ही वहां से चल दिए तो गजाला बिल्कुल अकेली रह जाएगी। उसने एक आदमी को रुकने का मशवरा दिया, जो ये कहकर मुस्तरद कर दिया गया कि वो रात के सन्नाटे में लसबेला से चंद मिनट में लौट आएंगे। इतनी कलील सी मुद्दत में गजाला के साथ कोई गड़बड़ नहीं हो सकती थी, लेकिन लसबेला पर कोई खतरनाक सूरत हाल पेश आई तो सह नफरी जमात ही खतरे का बेहतर तौर पर मुकाबला कर सकेगी। सुल्तान शाह बहस में उलझे बगैर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। STF का एक आदमी पिछली सीट पर बैठ गया। शहीद मिल्लत रोड के इब्तदाई चौराहे से जेल की तरफ मुड़ते ही पीछे वाले ने किसी वजनी चीज से सुल्तान शाह के सर पर जरब लगाई। ये उसके मुकद्दर की यावरी थी कि वार ऊंचा पड़ा। वारजी तौर पर वाकई अंधेरों की दलदल में डूब गया, लेकिन जब चंद सानियों बाद उसकी आवाज बहाल होने शुरू हुए तो पीछे वाला ट्रांसमीटर पर किसी से उसके बारे में बात कर रहा था। सुल्तान शाह के लिए STF वालों का वो साजिशी रवैया सख्त सदमे का बायस बना, लेकिन वो खतरा भांप कर बदस्तूर बेहोश बना रहा। फिर ट्रांसमीटर पर सुल्तान शाह के कत्ल का हुक्म सादर कर दिया गया। उसे न्यू कराची के किसी वीराने में गोली मारकर फेंक देने का हुक्म दिया गया था। इन दोनों के मुकाबले में वो अकेला और अपोजिशन के एतबार से भी कमजोर था। वो ड्राइविंग सीट वाले पर हाथ डालता तो पीछे वाला बहुत तेजी से उसे बेबस कर सकता था। वो खामोशी से वक्त और मौका का इंतजार करता रहा। दौरान सफर ट्रांसमीटर पर वक्फे वक्फे से बात होती रही। आखिर तवील सफर के बाद कार एक तारीख वीराने में रोकती गई। वो STF की कार थी। वो दोनों उसके अंदरूनी हिस्से को खून आलूदा होने से बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सुल्तान शाह को घसीट कर जूं ही कार से बाहर निकाला, वो किसी बिपरे हुए सांड की तरह उनसे भिड़ गया। उसने उनमें से एक की खोपड़ी में फौरन ही सुराख कर दिया था। दूसरे से मुकाबले में उसका पिस्तौल हाथ से निकल गया। दस्त बदस्त लड़ाई में उसका हरीफ भी निहत्था हो चुका था। बेतहाशा मार खाने के बाद वो बौखलाकर अंधेरे में एक तरफ भाग निकला। सुल्तान शाह ने उसके ताक़ुब की कोई कोशिश नहीं की। ट्रांसमीटर बदस्तूर पिछली सीट पर पड़ा हुआ था। सुल्तान शाह ने मरने वाले की लाश करोला की डिक्की में डाली और वहां से भाग निकला। वापसी में उसने नागन चौरंगी से बराह गुलशन इकबाल रास्ता इख्तियार किया था ताकि जल्द अज जल्द फ्लैट तक पहुंचने में कामयाब हो सके। उसकी कहानी मुकम्मल होने से पहले ही अव्वल खान भी वहां आ पहुंचा और सुल्तान शाह की मिजाज पुरसी के बाद उसकी कहानी सुनने में महव हो गया। सुल्तान शाह के खामोश होने पर मैंने अव्वल खान को इस खून आशाम वारदात के इब्तदाई वाक़यात से आगाह किया तो उसके चेहरे पर तशवीश फैलती चली गई। ये एक सोची समझी साजिश थी। वो कहने लगा, स्टेशन 4 पर हर नफ्स को मालूम था कि मैं तुम्हारे साथ किसी आम ऑपरेशन में उलझा हुआ हूं। जब इन दोनों को फ्लैट की हिफाजत के लिए रवाना किया गया तो इन नमक हरामों ने मोतीलाल को सिचुएशन से आगाह कर दिया होगा। मोतीलाल ने फौरन ही सुल्तान शाह के कत्ल का मंसूबा बना लिया। अच्छा हुआ कि इनमें से एक सुल्तान शाह के हाथों मारा गया।
मगर यह बुरा हुआ कि दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया। इसे फरार होना ही था, क्योंकि आज हर जोड़ी में से बस एक के मारे जाने की रात है। वीरा ने संजीदगी के साथ कहा, क्या मतलब? अव्वल खान चौंक कर उसे घूरने लगा। तुम क्या कहना चाह रही हो? च्यांग फाऊ मारा गया, लीवांग अस्पताल में है। इसी तरह तुम्हारा एक आदमी करोला के ताबूत में और दूसरा मफरूर है। हिसाब बराबर समझो। सुल्तान शाह के वापस आ जाने पर वीरा एक बार फिर बेफिक्री के मुजाहरे पर तुल गई थी। तुम गलत कह रही हो। अव्वल खान ने उसके मजाक का बुरा मानने के बजाय फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा। अस्पताल से इत्तला मिली है कि टूटी हुई टांग पर प्लास्टर चढ़ाए जाने के दौरान में ही लीवांग ने एक लंबे नश्तर से अपनी कलाई की रगें काट कर खुदकुशी कर ली। जख्म इतना गहरा था कि डॉक्टर अपनी सरतोड़ कोशिशों के बावजूद खून का बहाव नहीं रोक सके। वो बहुत सुकून से मरा है और बार बार एक ही बात कह रहा था कि एक मुकद्दस आईमैन की बेहुरमती करने वाले को इस जमीन पर जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। डैनी की दिखाई हुई सिल्वर आई ने उसका दिमाग उलट दिया था। खसकम जहां पाक, वीरा बुड़बुड़ाई। अब शायद तुम्हारा मफरूर बागी भी हाथ आ जाए। वो ज्यादा देर तक रपोश नहीं रह सकता, अव्वल खान ने एतमाद से कहा। मुसलसल निगरानी की वजह से उनके तमाम ठिकाने हमारी नजरों में हैं। ये उनकी खुशकिस्मती थी कि उन्होंने कभी मोतीलाल से मिलने की कोशिश नहीं की थी। इन दोनों पर शुबा करने की क्या वजह थी? मैंने पूछा। अल्बर्टो वेल्सा के दौर में यहाँ 5 अफराद भर्ती किए गए थे और उन सब की निगरानी हो रही थी। सुल्तान शाह को ले जाने वालों में से एक ने 2 साल तक की गैर मुल्की फर्म में स्टाफ ड्राइवर के तौर पर काम किया था। दूसरा कई बरस तक एक ऐसे गैर मुल्की नामानिगार का जाती मुलाजिम रहा था जो अक्सर व बेशतर भारत जाता रहता है। ये ABC के नामानिगार चीफ हंट का तो जिक्र नहीं है? वीरा ने इस्तफसार किया। अपनी शोहरत की वजह से ABC वाले मुफ्त में बदनाम है, अव्वल खान ने हंसकर कहा। गैर मुल्की नुमाइंदों में इनसे भी ज्यादा शातिर लोग मौजूद हैं जो सिर्फ आड़ के लिए पेशा वराना शनाख्त रखते हैं, वरना अपने पुरताइश तर्ज जिंदगी के बारी अखराजात नामालूम जराए से पूरे करते हैं। बाजुकात तुम बिला वजह बाल की खाल निकालने बैठ जाती हो। मैंने तल्ख लहजे में कहा, खाल के बाल होते हैं, बाल की खाल नहीं होती। वीरा ने संजीदगी से मेरी तस्दीक की। मुहावरे इसी तरह होते हैं, मैंने चिल्लाकर कहा। तुम इस बात की जुस्तजू में लग जाती हो जिसका सिरे से कोई वजूद ही नहीं होता। अच्छा, उसने मासूमियत से कहा, मुझे मालूम नहीं था। फिर उसके मुंह से एक बेसाख्ता कहका उबल पड़ा। सुल्तान शाह उसे यूं हैरत से देखने लगा जैसे उसे पहली बार देख रहा हो। सुल्तान शाह के लौट आने के बाद भाग दौड़ का तसलसल आर्जी तौर पर दम तोड़ चुका था। मोतीलाल की फौरी सरकोबी मुमकिन नहीं थी। उसके लिए मुनासिब वक्त का इंतजार करना था। सुबह होने ही वाली थी, इसलिए अव्वल खान रवानगी के इरादे से उठ खड़ा हुआ। वो अपनी गाड़ी छोड़कर सफेद करोला में जाना चाहता था ताकि मरने वाले की लाश फौरी तौर पर स्टेशन 4 पहुंचाई जा सके। मैं सुल्तान शाह के साथ नीचे आया। गली दूर दूर तक वीरान पड़ी हुई थी। करीबी आवारा कुत्तों की एक टोली कूड़े के ढेर पर आराम कर रही थी। अव्वल खान ने करोला की डिक्की खोली तो अंदर पड़े हुए शख्स की खुली हुई बेनूर आंखों के सिवा उसके चेहरे पर मौत की कोई अलामत नहीं थी। उसकी पेशानी में पस्त होने वाली गोली ने बस एक छोटा सा स्याही माइल सुर्ख गोल निशान छोड़ा था। ये आरिफ है, अव्वल खान सर्द लहजे में बोला। इसका मतलब है कि सरवर फरार हो गया। खैर वो कहाँ जाएगा? दोपहर होने से पहले ही वो पकड़ा जाएगा। अव्वल खान को रुखसत करके हम दोनों ऊपर आए तो जहांगीर ड्राइंग रूम में सोफे पर किसी बुत की तरह बैठा हुआ था। उसकी सुर्ख और मुतवर्रम आंखों से जाहिर हो रहा था कि उसने फिर ज्यादा पी ली थी। उसे देखते ही मुझे ध्यान आया कि अपनी उलझनों में पड़कर हम उसे बिल्कुल ही फरामोश कर बैठे थे। अव्वल खान का पहला फोन आने के बाद वह कांच की बोतल लेकर लंगड़ाता हुआ एक ख्वाबगाह में जा घुसा था। बाद में वीरा भी उसी तरफ चली गई थी। लेकिन जब अव्वल खान ने सुल्तान शाह के अगवा के बारे में मोतीलाल पर अपने शुबे का इजहार करने के लिए दूसरा फोन किया तो वीरा गैर महसूस तरीके पर ख्वाबगाह से बाहर आकर हमारे साथ बातों में शामिल हो गई थी। लेकिन जहांगीर शुरू ही से इस तरह कमरे में घुसा रहा था कि किसी को उसकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं रहा। ज्ञानी जी क्या फरमा रहे हैं? मैंने जहांगीर के सपाट चेहरे का जायजा लेकर वीरा से पूछा। इनकी खोपड़ी पर बर्फ की टकोर करनी पड़ेगी। मालूम होता है कि बिस्यार नोशी से अकल टखनों से भी नीचे जा चुकी है। वीरा उसे देखकर लुत्फ अंदोज हो रही थी। इस वक्त मैं इससे जबरदस्त तफरी ले सकती हूँ, लेकिन डर यह है कि इसने बोलना शुरू कर दिया तो नौबत गुल गुब्बारे तक पहुंच सकती है। अल्लाह के नाम पे। अचानक जहांगीर ने लड़खड़ाई हुई आवाज में धीमी सी हाँक लगाई। लंगड़ा मोहताज हूं, तेरे बच्चों को खा के दुआएं दूंगा। हाँक लगाने के साथ ही उसने अपना दाहिना हाथ भी आगे फैला दिया था। अब किसके बच्चों को खाने का इरादा है? मैंने भन्ना कर उसका हाथ नीचे गिरा दिया। वो होंठों ही होंठों में कुछ बुदबुदा कर रह गया। वीरा ने जल्दी से मुझे पीछे खींच लिया। इस वक्त इसे ना छेड़ो। इसके ज़हन पर अभी तक दहशत और मायूसी का गलबा है और ये अपने आप को माजूर समझ रहा है। कुछ नहीं, एक जग पानी सर पर डालूंगा तो साले का सारा नशा ही रन हो जाएगा। माजूर समझ रहा है तो भीख क्यों मांग रहा है, और वो भी ऐसे बेहुदा अंदाज में। ला हौला वला कुव्वत। मुझे जहांगीर पर वाकई गुस्सा आने लगा। च्यांग फाऊ और लीवांग ने उसकी ब्रेन वॉशिंग की हुई है, वीरा कहने लगी। इनकी कैद में इसे हर वक्त अपना इबरतनाक मुस्तकबिल नजर आता होगा। चलने से माजूर शख्स यहाँ भीख पर ही पल सकते हैं। इन्हें मुआशरा कबूल नहीं करता। गोबर दिमाग लोगों को कुर्सियों पर सजाकर दूसरों की किस्मत का मालिक बना दिया जाता है। लंगड़ों को मेज कुर्सी का काम देने के बजाय उनसे भाग दौड़ की उम्मीद की जाती है। नशे की हालत में इसके वो लाशौरी खौफ सामने आ रहे हैं।
भिखारी के रूप में भी वो यही कुछ कह रहा है जो जिंदगी भर सुनता रहा है। तुम गौर से सुनो तो अक्सर भिखारी लिफाजी के शौक में दुआओं को होलनाक बद दुआओं में बदल देते हैं। मैं तो ऐसी बातें सुनकर दिल ही दिल में हंसती रहती हूँ। अब यही देख लो कि खैरात के पैसों से खाना खा के सखी के बच्चों को दुआ देने की आरजू जहांगीर के अल्फाज में किसी वहशतनाक लग रही थी, मगर बहुत से फकीर यही कहते। सुल्तान शाह भी हंसने लगा। अल्लाह के नाम पे बच्चा दे दे के अल्फाज में बार बार सुन चुका हूँ। मजे की बात यह है कि लोग सोचे समझे बगैर इन बेतुके मुतालबात को सुनते हैं और बच्चा देने के बजाय अकीदत और एहतराम के साथ मांगने वाले को कुछ रकम देकर आगे बढ़ जाते हैं। वीरा इस वक्त ठीक कह रही है। अचानक फोन की घंटी बज उठी। मेरे ज़हन में पहला ख्याल यही आया कि वो कॉल सिर्फ अव्वल खान की हो सकती है। इस वक्त तक जहांगीर ने नशे की झोंक में बाकायदा ऊँगना शुरू कर दिया था, इसलिए मैंने स्पीकर फोन ऑन करने के बजाय फुर्ती से रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से आने वाली हेलो की आवाज़ सुनते ही मैंने उसे पहचान लिया। वो मोतीलाल की आवाज़ थी। क्या बात है, तुम्हें किससे बात करनी है? मैंने बेजारी का मुजाहरा करते हुए पूछा। सुल्तान शाह से बात करवाओ। मोतीलाल की आवाज़ में तहक्कुम पैदा हो गया। तुम कौन बोल रहे हो? मैंने चीख कर सवाल किया जैसे मैं जल्द अज जल्द फोन बंद करना चाहता हूँ। मुझका एक दोस्त हूँ, उससे मेरी बात करवाओ। उसने इसरार किया। यह वक्त है फोन करने का, अपना तारुफ नहीं करवाओगे तो मैं फोन बंद कर दूंगा। अदाकारी मत करो। तुमने पहली घंटी पर फोन उठाया, इसका मतलब है कि तुम जाग रहे थे। मेरा अंदाजा है कि तुम डैनी ही हो सकते हो। मैं सिर्फ इतना मालूम करना चाहता हूँ कि सुल्तान शाह कहाँ है। मेरा दिल चाहा कि मैं भी उसका नाम लेकर उसे मुतहय्यर कर दूं, लेकिन मेरा वो इंकिशाफ करीने मसलहत नहीं होता। अगर तुम वही हो जिसने मेरे नाम से फोन पर पैगाम देकर सुल्तान शाह पर जाल डाला था, तो तुम्हें यह सुनकर मायूसी होगी कि सुल्तान शाह ने तुम्हारे आदमियों को भाग निकलने पर मजबूर कर दिया और इसी वक्त वो गधे घोड़े बेचकर सो रहा है। मेरा शुबा दुरुस्त ही निकला। दूसरी तरफ से अल्फाज चबा चबा कर कहा गया, ये याद रखना कि तुम दोनों ज्यादा देर तक मेरे इंतकाम से नहीं बच सकोगे। तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, ये मेरा अटल फैसला है। किस बात का इंतकाम? क्या हम में से किसी ने तुम्हारी लड़की उठा ली है? मैंने इस्तज़ाइया लहजे में पूछा, मगर दूसरी तरफ से गंदी गाली के साथ फोन का सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। फोन की घंटी की आवाज सुनकर गजाला दरवाजे पर आ खड़ी हुई थी और इस रफ्तार तलब निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। क्या मोतीलाल का फोन था? मेरी गुफ्तगू से अंदाजा लगा लेने के बावजूद उसने सवाल करना जरूरी समझा। हाँ, मोतीलाल नहीं बल्कि रोजी का बॉयफ्रेंड का हूँ। अपने आदमियों की मुसलसल खामोशी से जिद चाहकर उसने यहाँ फोन किया था ताकि अपनी कार्रवाई के अंजाम से बाखबर हो सके। अब वो मेरी बात अधूरी रहेगी क्योंकि गजाला ने चिड़चिड़े लहजे में बोलना शुरू कर दिया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इससे किस मसलहत की खातिर ढील दी जा रही है। वो सामने आ गया तो पहली फुर्सत में उसे गर्दन से दबोच कर कैफरे किरदार तक पहुंचा देना चाहिए। सोपोलियो को पाल पोस कर सांप बनाना अक्लमंदी के जुमरे में नहीं आता। अगली बार वो ज्यादा चालाकी से हमलावर होगा। वो मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर किचन की तरफ वापस चली गई। उधर से आमलेट वगैरह तैयार होने की इत्याह अंगेज खुशबुएं फिजा में फैलकर भूख चमका रही थी। गजाला चली गई, लेकिन उसका सवाल बहुत अहम है। चंद सानियों की तवक्कुफ के बाद सुल्तान शाह ने मुझे टोका। मैं भी मोतीलाल को ढील देने की हिकमत अमली के असबाब समझने से कासिर हूँ। यह भारतीय लाभ बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत सरगर्म अमल है। एक आदमी को हटा देने से उनकी सरगर्मियों में कोई खास असर नहीं पड़ेगा। मैंने उसे समझाते हुए कहा, पिछले चंद बरसों पर नजरें दौड़ाओ तो कर्नल महेश, कांति, मुल्ला सरकार, मान सिंह और रजनी समेत हमने बहुत तकरीबकारों की सरकोबी की है, लेकिन इस लाबी की सरगर्मियां आज भी पूरे जोर शोर से जारी है। अफराद के बजाय इनकी तंजीम की बेखुनी करनी होगी। मेरा ख्याल है कि इस बार अव्वल खान मोतीलाल के सारे दूसरे अफराद तक भी पहुंचना चाहता है। देख लेते हैं, मगर मुझे उम्मीद नहीं कि अव्वल खान की हिकमत अमली कामयाब हो सकेगी। अब तक के तजुर्बात से पता चलता है कि ऐसे मामलात में सिर्फ एक आदमी पूरे मिशन को चलाता है। बज़ाहिर वही मनसूबा साज और मिशन का सरबराह होता है। अपने मकासद के हसूल के लिए वो कराए के मकामियों पर इन्हिसार करता है। जब वो मारा जाता है तो वक्ती तौर पर मकामियों का गिरोह भी मुंतशिर हो जाता है। कलील सी मुद्दत के बाद इस मिशन के नाम पर नया चेहरा सामने आता है तो अपने पेश रू की छोड़ी हुई मालूमात के सारे एक मरतबा फिर चंद पुराने मकामियों को यकजा करके नई टीम बना लेता है। इनफरादी जराइम के मुकाबले में रियासती सतह पर की गई साजिशों में एक तसलसल होता है जिसे आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। मेरी नपीतुल राय ये है कि जो भी सामने आता है किसी तवक्कुफ के बगैर उसका सर कुचल देना चाहिए। बात की बातें बाद में भी संभाली जा सकती हैं। तुम अकलमंदी की बातें कर रहे हो, मैंने तारीफी लहजे में कहा, लेकिन मोतीलाल पर इतनी आसानी से हाथ नहीं डाला जा सकता। उसके लिए हमें भी मुनासिब मौका का इंतजार करना होगा। बातों बातों के दौरान गजाला नाश्ता लेकर आ गई। हम रात भर के जागे हुए थे। नाश्ते के फौरन बाद ही तमाम खिड़कियों के पर्दे खींचकर सोने की तैयारियां शुरू कर दी गई। जहांगीर के आ जाने की वजह से बंदोबस्त में रद्दो बदल करना पड़ा। एक ख्वाबगाह गजाला और वीरा ने अपने लिए कर ली थी। दूसरे कमरे की आरामदेह मसहरी उस रात के लिए दोनों मजलूमीन यानी सुल्तान शाह और जहांगीर को सौंप दी गई थी। मैं ड्राइंग रूम के एक सोफे पर दराज हो गया था। रोशनियां गुल होते ही मेरी आंख में नींद का खुमार छा गया और मैं तेजी के साथ दुनिया माफिया से बेखबर होता चला गया।
नींद की आगोश में जाने से कबल आखिरी लम्हात में मेरे जहन में मुहूम सा एक ख्याल उपरा कि एसटीएफ की आरिफ और सरवर की गद्दारी के बाद फ्लैट की हिफाजत के लिए बाहर कोई भी मुतनफ़िस मौजूद नहीं था और मैं भी इस बारे में अव्वल खान को याद दहानी करवानी भूल गया था। मेरी आंखों से एहसास के साथ खुली जैसे कोई मेरे सर पर हथौड़े बरसा रहा हो। इस वक्त मेरा दिल कनपट्टियों में धड़क रहा था। मैं सोफे पर बेहिस्सू हरकत पड़ा रहा, मगर फिर मुझे अंदाजा हुआ कि फोन की घंटी बज रही थी। सोने से कबल ही उसकी घंटी की आवाज बहुत धीमी कर दी गई थी, लेकिन इस मध्यम आवाज ने भी मुझे गहरी नींद से बेदार कर दिया था। घंटी न जाने कितनी देर से बज रही थी। मैं कसलमंदाना अंदाज में अपनी जगह पर पड़ा रहा। खिड़कियों पर पड़े हुए दबीज पर्दों की वजह से ड्राइंग रूम में अंधेरा था, लेकिन पर्दों की झुर्रियों से बाहर फैली हुई रोशनी की किरणें फर्शी कालीन पर लंबे लंबे और बारीक मुस्ततील बना रही थी। घंटी वक्फे वक्फे से बजती रही तो मैंने बेजारी से रिसीवर उठा लिया। रिसीवर उठाते ही मैंने तकरीबन धाड़ कर हेलो कहा था। जवाब में दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज ने अमेरिकी लबो लहजे में अपना तारुफ करवाया। मैं जिम क्लार्क बोल रहा हूँ और मिस वीरा लाइट से बात करना चाहता हूँ। मिस वीरा लाइट यहाँ नहीं रहती, मैंने संभल कर अंग्रेजी में कहा। पीटर आर्नेट और हैरी कैसेंजर के वाकयात फौरन ही मेरे जहन में ताज़ा हो गए थे। शायद अमेरिकी कौंसल खाने वाले एक बार फिर वीरा की तलाश में सरगर्दा हो गए थे। पिछली बार के तल्ख तजुर्बात की बिना पर उनके मुआंदाना अजाइम का अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था। हो सकता है कि तुम दुरुस्त कह रहे हो, दूसरी तरफ से नहायत तहम्मुल और बुर्दबारी से कहा गया। अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो यह मकान मिस्टर डैनी का है और मिस वीरा लाइट अक्सर यहाँ आती रहती है। मुझे अफसोस है कि तुम्हारा यह अंदाजा भी दुरुस्त नहीं है। यह मकान डैनी की मलकियत नहीं है। अलबत्ता डैनी और वीरा कभी कभार यहाँ आते रहते हैं, चंद रोज के लिए कयाम भी करते हैं, फिर अपने आशियानों की तरफ लौट जाते हैं। क्या मैं तुम्हारा नाम जानने की सआदत हासिल कर सकता हूँ? शाइस्तगी से कहा गया। वो बहुत ज्यादा बाखबर मालूम होता था, इसलिए मैंने झूठ बोलने के बजाय उसे हैरान करने के इरादे से कहा, मेरा नाम डैनी ही है। इत्तेफाक की बात है कि आज मैं इस घर में मेहमान हूँ। ओह, मैं कितना बड़ा अहमक हूँ। वो मेरे इंकिशाफ पर लम्हा भर के लिए झंझला गया, मगर फौरी तौर पर संभाला लेकर बोला, ये मेरी गलती है कि तुम्हें तारुफ का मौका दिए बगैर मतलब की बात पर आ गया। मुझे मालूम है कि मिस वीरा लाइट से तुम्हारी गहरी दोस्ती है। क्या यह मुमकिन है कि मैं फौरी तौर पर उससे मिल सकूं? इसका इन्हिसार वीरा की मर्जी पर है। मेरी उससे मुलाकात होगी तो मैं तुम्हारा पैगाम उस तक पहुंचा दूंगा। मुझे हैरत है कि तुम्हें यहाँ का फोन नंबर किसने दिया? यह मेरी मुस्तकिल कयामगाह नहीं है। मिस वीरा लाइट एक अहम अमरीकी शहरी है। यहाँ का अमरीकी कौंसल खाना उसके बारे में बाखबर रहने की कोशिश करता है। मैंने कौंसल खाने की एक शनासा से यह नंबर हासिल किया था, लेकिन अफसोस, तो क्या तुम कौंसल खाने से कोई ताल्लुक नहीं रखते? मैंने उसकी बात काट कर पूछा। बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। मैं पिछली रात न्यूयॉर्क से लंदन होता हुआ यहाँ पहुंचा हूँ और मिस वीरा लाइट से मुलाकात के बाद वापस लौट जाने का इरादा रखता हूँ। अपनी गुफ्तगू से एक मुहज्जब आदमी मालूम हो रहा था। मुनासिब समझो तो अपना कोई फोन नंबर या बता दे दो। वीरा चाहेगी तो तुमसे रब्ता कर लेगी। मुझे मालूम है कि वो बहुत से लोगों से बरगश्ता है। वो ना भी चाहे तो तुम उसे आमादा करना कि वो मुझसे बात जरूर कर ले। हमारे मुश्तरका मफादात के लिए एक मुलाकात बहुत ज़रूरी है। उसने मेरी खुशामद करते हुए कहा और फिर अपना फ़ोन नंबर लिखवा दिया जो क्लिफ्टन या डिफेंस के इलाके का था। मैं उसे जल्द अज जल्द तुम्हारी ख्वाहिश से मुतल्ला करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि वो मेरा नाम सुनकर भड़क जाए। उसे बता देना कि मेरी आमद का मकसद मुखालफत नहीं, मसाले थे। मेरी ज़ात से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बड़ों ने उसे पूरी आज़ादी देने का फैसला कर लिया है। किन बड़ों की बात कर रहे हो? वीरा एक बड़े के सिवा किसी को भी नहीं मानती। हम लोग एक जमहूरी मुआशरे में काम करते हैं और अमेरिकी रवायात का एहतराम करने पर मजबूर है। तुम जिस बड़े की बात कर रहे हो वो खुद भी हर मामले पर अपने मशीरों से मशवरा जरूर तलब करता है। ये दीगर बात है कि उसके मशीर कभी भी उसकी राय से इख्तिलाफ नहीं करते। मैंने फ़ोन बहस करने के लिए नहीं किया है। तुमसे बस इतनी गुजारिश है कि वीरा को मेरी ख्वाहिश से मुतल्ला करके उसे मुझसे बात करने पर आमादा कर लेना। ठीक है, मैंने तुम्हारा पैगाम नोट कर लिया है। मैंने फ़ौरन ही फ़ोन बंद कर दिया। इस वक्त मेरी रिस्ट वॉच दिन के 12:15 बजा रही थी। मैं सीधा गुसल खाने की तरफ हो लिया। मैं ताज़ा दम होकर बाहर निकला तो वीरा भी बेदार होकर ख्वाबगाह से बाहर आ चुकी थी। ड्राइंग रूम में तनहा शब बसरी के बाद भी तुम्हें गुसल की जरूरत पेश आ गई। उसने दाहिनी आंख दबाकर मुस्कुराते हुए चोट की और मेरी खोपड़ी चटक उठी। लानत तो तुम पर। मालूम होता है कि सोते हुए भी तुम्हारे दिमाग में शैतान घुसा रहता है। लोग अपनी बदअमालियों के बोझ से जान छुड़ाने के लिए शैतान का सहारा लेते हैं, वरना दरहकीकत वही कुछ करते हैं जो वो करना चाहते हैं। ये बताओ कि तुम किस शैतानी मजबूरी के तहत सबसे पहले बेदार हुए हो? अपने चेहरे से नींद की नाहुसत धो डालो तो ये भी बता दूंगा। नमू बनाकर ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो जहांगीर भी नींद से बेदार हो चुका था। उसने खिड़कियों के पर्दे सरकाने के बजाय बल्ब रोशन कर दिए थे। यार, अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि कोले का जोड़ ठीक हो चुका है। मुझे देखकर वो भराई हुई आवाज में बोला, मुझे तो उन खबीसों के चुंगल में अपनी जिंदगी आजाब बनती नजर आ रही थी। अब तो दर्द भी बहुत कम रह गया है। असकाश ने दर्द ने छोड़ लिया होगा। मैंने जहरीले लहजे में कहा, रात तुम नशे में भीख मांग रहे थे। उसके होंठों पर खिफत अमेज मुस्कुराहट फैल गई। हो सकता है कि मेरी ज़हनी रूह बहक गई हो। तुम उन मनहूस मोटों पर काबू न पाते तो मुझे कंगाल और माजूर करके मकाओ लौट जाते। तुम खुद ही बताओ कि कराची जैसे शहर में एक मुफलिस लंगड़ा किस तरह अपना गुजारा कर सकता है।
बच्चों को पढ़ा सकता है, टेलीफोन एक्सचेंज पर बैठ सकता है, बुकिंग क्लर्क बन सकता है और कुछ नहीं तो कुर्सियां ही बुन सकता है। लेकिन हर एक ना जाने क्यों भीख ही को माजूरी का वाहिद इलाज समझ लेता है। हजारों हट्टे कट्टे नौजवान बीए और एमए की डिग्रियां लिए नौकरी की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, तो माजूरों को कौन मुलाजमत देगा। लेकिन अब ये बातें ही बातें हैं। खुदा का शुक्र है कि मेरे सर पर आई हुई बला टल गई। मेरा ख्याल है कि अब मुझे घर वापस लौटने की फिक्र करनी चाहिए। इस फ्लैट में ज्यादा ही भीड़ हो गई है। घर से निकाले हुए मुलाजिमीन को वापस बुलाने की फिक्र करो। मैंने तेजी से कहा। अपने सारे मामलात को मामूल पर लाने के बाद सलमा को लाहौर से वापसी का पैगाम दो। इस वक्त तक तुम्हें यहीं रहना होगा। हम लोग मिलजुल कर गुजर बसर कर लेंगे। दिलों में एक दूसरे के लिए गुंजाइश हो तो ये फ्लैट भी बहुत बड़ा है। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं अपनी आदतों से खाइफ हूँ यार। वो नदामत से बोला। किसी वक्त ज्यादा पीकर हाफिज सब बाहर हो गया तो गजाला भाभी मेरे बारे में क्या राय कायम करेगी। फिक्र ना करो, मैंने बेपरवाही से कहा, तुम्हारा नपा तुला कोटा वही दिया करेगी, तो कभी आपे से बाहर होने की नौबत नहीं आएगी। मुझे तुम्हारी हद का अंदाजा है, मैं गजाला को समझा दूंगा। ऐसा ना करना, वो बुखला के आई, ये तो और भी ज्यादा बेइज्जती की बात होगी। फिर कुछ दिनों के लिए पारसाई इख्तियार कर लो। मैंने उसे समझाया, तुम्हारे हक में यही बेहतर रहेगा। चाहे तुम्हें अंदाजा नहीं कि अपने घरेलू नाचाकियों की वजह से मैं शराब का आदी हो चुका हूँ। वो दिल गिरफ्तार आवाज में बताने लगा। शाम को 7 बजे तक अल्कोहल की पहली खुराक मेरे खून में तहलील ना हो तो सारा बदन टूटने लगता है और तबीयत में इस कदर चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है कि हर एक से लड़ मरने को जी चाहने लगता है। मैंने तुरम अमीर निगाहों से उसकी तरफ देखा और आहिस्तगी से कहा, चाहे हमारे पुराने अमाल का समर है। शी में रहकर हमने अनगिनत नौजवानों को हेरोइन का आदी बनाया था और अब खुद इस अजाब से गुजर रहे। हालांकि गुलाम या आदी बनाने के मामले में हेरोइन अल्कोहल से कई 100 गुना ज्यादा तेज है। पुरानी बातें दोहरा कर मेरा दिल खराब नहीं करो। मैं खुद ही फ्लैट के किसी कोने खुदरे में चुप कर 2-4 घूंट ले लिया करूंगा। ये एक अच्छी बात है कि वीरा भी शराब पीती है। यहाँ 5 में से 3 पीने वाले हों तो किसी को कुछ पता नहीं चलता कि कौन कितनी पी रहा है। इस वक्त तक सब लोग बेदार हो चुके थे और इस वक्त नाश्ते की बजाय खाने की तैयारी के मसाइल ज़ेर बहस थे। जहांगीर भी बाहर निकल गया। वो इनमें घुल मिलकर पिछली रात की खिफत मटाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद मुझे वीरा के साथ तनाई में बैठने का मौका मिला तो मैंने अमेरिका से आए हुए जिम क्लार्क का जिक्र छेड़ दिया। वीरा वो नाम सुनते ही बुरी तरह चौंक पड़ी। वो आरामजादा यहाँ क्या लेने आया है, ये उससे मिलने के बाद ही मालूम हो सकेगा। फिलहाल वो तुमसे मिलने की आरज़ू में मरा जा रहा है।